Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाया था, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपसे मैंने डिस्कस किए थे। सेम वे में उससे पहले हमने रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ पढ़ा रिफ्रैक्शन में। उससे पहले हमने ये पढ़ा कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन क्या है और स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमारी रिफ्रैक्शन की जर्नी अब चौथे लेक्चर पर आ चुकी है, जहाँ पर आपको मैं प्योरली आज सिर्फ प्रिज्म्स पढ़ाऊंगा, राइट। तो प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म हम क्या, किस पर्टिकुलर सब्सटेंस को प्रिज्म बोलते हैं। तो देखो, आपने अपनी कभी भी फिजिक्स लैब में प्रिज्म कहीं ना कहीं देखा होगा और आपको वो एक्सपेरिमेंट याद होगा कि कैसे एक लाइट प्रिज्म के एक सरफेस पर एंटर होती है और दूसरे सरफेस से 7 कलर का बैंड नजर आता है ना। आपने वहां पर प्रिज्म पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो प्रिज्म को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, एक पोर्शन है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को आपने बाउंड कर रखा है प्लेन सरफेसिस से, जो कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है। बहुत जल्दी हो गया ये, चलो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये मेरे पास दो ग्लास सरफेसिस है बच्चे, एक ये वाला ग्लास सरफेस है और एक ये वाला ग्लास सरफेस है, राइट। अब ये जो है देखो कितने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेस बन रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर सरफेस, दो रेक्टेंगुलर सरफेस और बेस 3, राइट। तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 ट्रायंगुलर सरफेस है, एक ये और एक ये। अब मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं प्रिज्म को यूज कैसे करता हूं। मेरे लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होंगे, ये वाला फेस और ये वाला, यानी कि जो मैंने यहां पर ऐसे हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर माई रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो एक्चुअल में लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं और मेरे काम के हैं, राइट। ट्रायंगुलर सरफेसेस का कोई रोल नहीं है। ट्रायंगुलर सरफेसेस यहां पर हम क्या बेसिकली बोल रहे हैं कि जो मेरे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। ये एंगल कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम प्रिज्म किस तरह का ले रहे हैं। इस एंगल को कम ज्यादा करने से रिफ्रैक्शन पे बहुत इफेक्ट होता है, राइट। तो इस एंगल को, जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बाउंड कर रहा है, इस एंगल को मैं एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलता हूं। तो अल्टीमेटली प्रिज्म क्या है? प्रिज्म सिर्फ आप ये समझो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है जिसको हमने एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन कर रखा है, ऐसे इस तरह से, राइट। इसके अंदर एक्चुअल में 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है ट्रांसपेरेंट और 2 ट्रायंगुलर फेसेस है। हमने लाइट का बिहेवियर इसके थ्रू समझना है। हमने ये चेक करना है कि जब भी लाइट इसके एक फेस पर एंटर होगी तो किस तरह का डेविएशन देखने को मिलेगा। हमने ग्लास लैब में पढ़ा था, हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी निकाला था। वही चीज हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और मैं ऐसा क्या करूं कि लाइट बहुत कम डेविएट हो। तो ये कुछ फिनोमिनाज है, राइट। और सीबीएसई में ये जो टॉपिक है जो मैं अब करवाने वाला हूं, ये 3 से 5 नंबर में जनरली पूछा जाता है। तो इसलिए लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना, थोड़ी ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करना, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा ज्योमेट्री और आपको मैथ के कुछ कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, राइट। तो इसको डेफिनेशन को लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जो हमको प्रिज्म का शेप बनाना होता है वो कुछ ऐसा बनाना होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स हमको निकालने पड़ेंगे कुछ। सबसे पहले नेमिंग कर रहा हूँ ए, बी और सी, ठीक है। ये जो है इसको बोलूँगा एंगल ए, दिस विल बी योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक्चुअल में बच्चों ये ऐसे है, मतलब ये रिफ्रैक्टिंग फेस है ऐसे, बट इसको हम 2 डायमेंशन में बना रहे हैं इसको, ठीक है। लाइट किसी एक सरफेस पर ऐसे एंटर हुई आकर, ये लाइट रे आई किसी एक सरफेस पर आकर गिरी, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आकर गिरी। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। लाइट मान लो एयर से आ रही है, ठीक है। ये यहां पर क्या है आपको पता है, ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम, ठीक है। लाइट ऐसे आई, अब आप क्या करोगे, इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो ऐसे, यहां पर नॉर्मल बना दिया मैंने ऐसे, राइट, 90 डिग्री एंगल। आपको पता है कि लाइट रेरर से डेंसर जा रही है बच्चों। जब भी लाइट रेरर से डेंसर जाएगी, इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसा, एक्चुअल में इसको जाना चाहिए था ऐसा, इस पॉइंट पर। बट एज यू नो लाइट विल गो फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल तो नीचे की तरफ है, तो लाइट कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, इस तरह से, कुछ ऐसे। आपने इसका पेंसिल से यूज करना डायग्राम का। लाइट कुछ ऐसे सीधी जाने के बजाय ऐसे बेंड हो गई।
अगला काम क्या है बच्चों, अच्छा इसको मैं नॉर्मल n1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसको क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है। आपको पता है कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल आर, तो मैं इसको R1 नाम दे रहा हूं यहां पर। ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, I माइनस R1 होगा बचा हुआ एंगल। इसके बाद बच्चों यहां पर भी हम क्या करेंगे कि नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करें। तो जब मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे होगा ड्रॉ, और इस नॉर्मल को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, बिना स्केल के डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ है पर कोई बात नहीं, कुछ मैनेज कर लेंगे हम ऐसे, राइट। अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट हमेशा बेस की तरफ जाएगी, है ना। तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इट विल गो लाइक दिस, ये ऐसे चली जाएगी, इस तरह से दिखा देते हैं हम, ठीक है। लाइट ऐसे गई ऐसे और इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहां पर बच्चों मैं बना रहा हूं, जैसे कि ये R1 है तो इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, दिस इज R2, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर डेंसर रेयर इंटरफेस। देखो ये दो इंटरफेस बन रहे हैं यहां पर, एक इंटरफेस बन रहा है AB जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I, एक इंटरफेस बन रहा है AC जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R2। ये R2 है तो ये एंगल जो कि नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में बन रहा है इसको नाम दे रहा हूं मैं E, एंगल ऑफ एमर्जेंस, लिखता हूं अभी सारा कुछ ये। अब आप ये देखो कि लाइट यहां पर पहुंची ब्लैक डॉट की तरफ, लेकिन जाना चाहिए था इसको यहां पर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लाइट कितना डेविएट हुई, आप कैसे बोलोगे, तो देखो मैं ये बोलूंगा यहां पर कि लाइट जानी चाहिए थी यहां पर लेकिन मिल रही है इस डॉट पर, तो इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, अगर मैं पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर रहा हूं तो कुछ यहां पर एंगल बन रहा है डेल्टा, इसको आप चाहो तो डी भी लिख सकते हो। तो दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट इतने एंगल से डेविएट हो गई। मुझे जब यहां से मैंने लाइट को सामने की तरफ भेजना चाहा तो लाइट सामने ना जाकर इतना डेविएट हो गई, सामने ना जाकर इतना ऐसे ऐसे डेविएट होगी, इस ब्लैक डॉट की तरफ जा रही है। तो ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, मैं नेमिंग कर देता हूं यहां पर। सपोज ये वाला पॉइंट है, इसको नाम दे रहा हूं मैं बच्चों क्या, O, इसको नाम देता हूं O डैश, इसको नाम दे देता हूं यहां पर E, इसको नाम दे देता हूं यहां पर F। ये N1 नॉर्मल है तो ये क्या होगा N2, ठीक है। इस रे को भी हम कुछ नाम दे देते हैं X, XO, इसको नाम दे दो यहां पर जो निकल रही है Y। अगर मैं ये सारी चीजें यहां पर लेबल करूं, देखो यहीं पे नीचे की तरफ लेबल कर देता हूं, यहां पर जो एंगल A है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहां पर जो एंगल I है, यहां लिख देता हूं I, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसके लिए, एयर ग्लास इंटरफेस के लिए। यहां एयर से ग्लास की तरफ जब लाइट जा रही है तो एयर ग्लास इंटरफेस के लिए। यहां पर जो एंगल R1 है वो क्या हुआ, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। यहां पर जो R2 है वो क्या हुआ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए, ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। यहां पर जो एंगल E है वो क्या हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस हुआ, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव क्या है बच्चों, मेरा मेन मोटिव है प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना। और लेकिन साथ साथ मैं ये भी ड्राइव करूंगा रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन I, R1, R2, मतलब रिलेशन बिटवीन मेन एंगल देख लो ना, I, E, A एंड
डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन में आपस में क्या रिलेशन है। तो ये कुछ चीजें हमने ड्राइव करनी होती है इसके अंदर। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। डायग्राम में मेन मेन बातें मैंने बता दी। एक और चीज अगर लिखना चाहो तो XO इज इंसिडेंट रे, OO डैश इज रिफ्रैक्टेड रे, O डैश Y इज एमर्जेंट रे, राइट। सो डायग्राम बनाने के बाद अब चलो आगे चलते हैं। यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखो कि जैसे ये एंगल I माइनस R1 है, ऐसे ही ये पूरा एंगल E है, ये R2 है, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इस एंगल को E माइनस R2 लिख सकता हूं। देखता हूं कि क्या कैमरा एंगल में सब कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस एंगल को मैंने लिखा है यहां पर E माइनस R2, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा छोटा बना रहा हूं। यहां से ये लाइट ऐसे एंटर कर रही है। देखो अब सबसे पहले मैं यहां क्या करूंगा, टेकिंग ट्रायंगल E, देखो ट्रायंगल कौन सी ले रहा हूं मैं, EOO डैश, यानी कि ये वाली ट्रायंगल EOO डैश। इसमें ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो अंदर बना रहा हूं, अगर ये डेल्टा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस डेल्टा होगा। देखो ये एंगल बाहर वाला डेल्टा, तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस डेल्टा। तो क्या मैं बात लिख सकता हूं यहां पर I माइनस R1 यानी कि इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम E माइनस R2 प्लस 180 माइनस डेल्टा, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये बात लिखी जा सकती है। वरना मैं ये भी बोल सकता था कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऐसा भी बोल सकते थे कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस एक्सटीरियर एंगल के, वही आ जाएगा यहाँ पर। देखो 180 से 180 कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से एक रिलेशन बना बच्चों कि I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 कॉमन ले लो, माइनस इसमें से किसके इक्वल आ रहा है, ये डेल्टा के इक्वल आ रहा है। चलो अब एक और रिलेशन देखते हैं यहाँ पर। सेम वे में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर ये कंसीडर करूं कि इसको पहले ना एक काम करो, ये इसको ऐसे फ्रेम कर लो, इसको इक्वेशन 1 नाम दो, फिर आगे दूसरी इक्वेशन बनाता हूं मैं आपके लिए। अब सेम वे में बच्चों देखो मैं अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल AOO डैश, यानी कि पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, राइट। यानी कि बेस तो अभी भी वही है, लेकिन अब ट्रायंगल बड़े वाला ले रहा हूं। पिछली बार ट्रायंगल छोटा लिया था, इस बार ट्रायंगल बड़े वाला ले रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेकिंग ट्रायंगल AOO डैश। ये ट्रायंगल लूंगा तो देखो ये एंगल क्या होगा, पूरा एंगल A, तो इसको लिख देता हूं मैं A प्लस ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो ये वाला पूरा एंगल, देखो ये टोटल नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल बन रहा है ऐसे, ये पूरा, इसको थोड़ा सा ना क्लोजली देखो, इस डायग्राम को थोड़ा क्लोज व्यू में दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा ये वाला, ये पूरा क्या 90 बन रहा है, लेकिन 90 में से ये कितना जा चुका है R1, तो ये वाला एंगल कितना हो, ये वाला पूरा एंगल, ये 90 माइनस R1 होगा। सेम वे में ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस R2, क्योंकि ये R2 है, ये क्या होगा 90 माइनस R2, 90 माइनस R1 प्लस A। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2। इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखो ये 90 माइनस R1, 90 माइनस R2 प्लस A, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 90 माइनस R1 कैसे आया, क्योंकि देखो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री में से R1 गया तो बचा कितना 90 माइनस R1। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी बच्चों। इसको जल्दी से आप प्लीज़ लिख लीजिए, मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ऐसा करने से देखो एक और रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, A प्लस 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 180 से 180 उड़ा सकता हूँ, तो मुझे क्या मिला बच्चों यहाँ पर, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ऐसा लिखने से बच्चों, ऐसा लिखने से मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं 2 को फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं 2 को फर्स्ट में पुट करूंगा तो देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास स्पेस है साइड में, जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो पुट 2 इन फर्स्ट, इस R1 प्लस R2 की जगह इस
इस R1 प्लस R2 की जगह a लिखा जा सकता है, तो क्या बन जाएगा देखो, I प्लस E माइनस a। इस R1 प्लस R2 की जगह क्या आ जाएगा, a। और किसके इक्वल चल रहा है ये, डेल्टा के इक्वल, डेल्टा। तो रिलेशन क्या आया, I प्लस E इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा। ये बच्चों रिलेशन है जो हमको ढूंढना था। यानी कि जब भी मैं एक प्रिज्म के लिए लाइट रे को पास करता हूँ, रिफ्रैक्शन को स्टडी करता हूँ, तो हमेशा I प्लस ई का सम, यानी कि इसका और इसका सम a प्लस डेल्टा के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको नोट डाउन करो बच्चों। अब इसके बाद मुझे चलना है कहाँ पर, प्रिज्म फॉर्मूला की तरफ। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूँगा इसका, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अभी हमने एक रिलेशन ड्राइव किया यहाँ पर कि जो I प्लस ई है वो I प्लस ई किसके इक्वल है, a प्लस डेल्टा के इक्वल। जब प्रिज्म फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर ना एक चीज़ समझो, जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ I प्लस ई माइनस a, ये भी लिखा जा सकता है इसको ऐसे। बच्चों एक चीज देखी जाती है कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, मैं चाहता हूं कि डेविएशन मिनिमम से मिनिमम हो। सी, मैं एक चीज चाहता हूं यहां पर, फॉर मिनिमम डेविएशन। डेविएशन का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि लाइट इतनी ज्यादा डेविएट ना हो। देखो यहां पर ना जो आपको चीज समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि जो एंगल ई है वो इस वक्त एंगल आई से ज्यादा है। एंगल ई जो है वो इस वक्त एंगल आई से ज्यादा है। तो मिनिमम डेविएशन तब होगी जब एंगल ई आई के बराबर आ जाए, क्योंकि अगर अभी यहां पर मैं कोई मिरर लगाऊंगा ऐसे, तो हो सकता है ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो ना करे। मुझे उसके लिए कंडीशन चाहिए कि जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल आई के इक्वल आ जाए, ठीक है। आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जो है ना एक्सपेरिमेंटली हमको कुछ ऐसा मिलता है इसका। ये यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक्स एक्सिस लिख देता हूं यहां पर, और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए वाई एक्सिस। ऐसा देखा जाता है कि जब हम ग्राफ को स्टडी करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसा। दिस इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ पैराबोलिक ग्राफ। ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं कि एक पर्टिकुलर, मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 15 डिग्री, तो उस पर जो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। मैंने यहाँ पर ऐसे चेक किया कि भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 15 डिग्री है, 15 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है, ये मान लो कोई I1 है, तो उस पर मुझे कुछ डेल्टा मिला, एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया मान लिया। लेकिन मुझे ये चीज समझ आ रही है कि यही एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है कि किसी और पर्टिकुलर एंगल पर मिल जाए, 53 डिग्री पर, 54 डिग्री पर। तो यहां पर ना मुझे ये चीज लिखनी पड़ेगी इस ग्राफ से। ये ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, हम इसको अगर जब ग्राफिकली मतलब बार बार हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करके जब इसको प्लॉट करते हैं कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया 15 डिग्री, 17 डिग्री, 23 डिग्री, 35 डिग्री, तो ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व होता है अगर मैं डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है। तो हम उस एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएंगे, हम सीधा ग्राफ पर आएंगे कि भी ग्राफ ऐसा होता है ये। तो यहां पर ना जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि वी कैन गेट same value of the angle of deviation for two different एंगल आई। हमको हो सकता है कि सेम डेविएटिंग एंगल मिल जाए, मान लो 37 डिग्री का डेविएटिंग एंगल मिल गया, हो सकता है वो 15 डिग्री पर भी मिल जाए और 45 डिग्री पर भी मिल जाए या 47 डिग्री पर भी मिल जाए, बट हमको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज
सपोज करो आई एम एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर जो डेविएटिंग एंगल है वो मिनिमम है। ये क्या मिल रहा है, डेल्टा एम। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि एक ऐसा यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस पर डेविएटिंग एंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम। जैसे कि मैंने यहां पर 15 डिग्री यूज करा तो एंगल ऑफ डेविएशन मिला मुझे 37 डिग्री। मैंने 17 डिग्री यूज करा तो थोड़ा कम मिल गया। मैंने 20 डिग्री यूज करा थोड़ा सा और कम मिल गया। 23 डिग्री यूज करा तो एंगल ऑफ डेविएशन मुझे मिला मान लो बच्चों 25 डिग्री। जैसे ही मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ाना स्टार्ट कर, डेविएटिंग एंगल फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर मुझे एक चीज समझनी है कि डेल्टा एम यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब लाइट मिनिमम डेविएट कर रही है, या ऐसा बोलो कि इट इज गोइंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू बेस, कि बेस के बिल्कुल पैरेलल चली गई लाइट, जरा सी बिल्कुल डेविएट हुई, ऐसा बोल दो आप। डेल्टा एम का मतलब है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा एम इज यूनिक वैल्यू फॉर ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि एक मात्र कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पर आपको डेविएशन मिनिमम मिलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैंडमली क्या करना पड़ेगा, एंगल आई को 10 डिग्री पुट करो, एंगल आई को 20 डिग्री पुट करो, एंगल आई को 30 डिग्री पुट करो, एंगल आई को 40 डिग्री पुट करो, डेल्टा को चेक करो हर जगह। डेल्टा यहां पर कितना मिल रहा है, यहां पर मिल गया मान लो आपको 25 डिग्री, यहां पर मिल गया आपको मान लो फिर 23 डिग्री, क्योंकि पहले डिक्रीज करेगा, फिर आपको एकदम 17 डिग्री मिल गया। लेकिन अगले पर आपको क्या मिल गया, अगले पर आपको 21 डिग्री मिल गया। तो आप क्या करोगे, 17 डिग्री, अच्छा इस रेंज में 30 से 40 के बीच में क्या मिल रहा है, 17 डिग्री, तो आप फिर 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री ऐसे पुट करोगे, और फिर आप फर्दर चेक करोगे कि वो यूनिक वैल्यू कौन सी है जिस पर आपको डेविएशन सबसे कम मिल रही है। आई होप आपको मेरी बात अब समझ आ गई होगी। तो इसकी जो एक्चुअल कंडीशन चेक करी गई कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको किस कंडीशन पे मिल सकता है, वो मैं यहां पर फर्दर लिख देता हूं इस जगह पर। ऐसा देखा गया बच्चों कि जब भी एंगल आई ई के इक्वल हो जाए, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, अगर आई ई के इक्वल हो गया तो यानी कि जो R1 है, ये R1 है, और ये जो R2 ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो यहां पर I और R1 का पेयर, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये भी 30 डिग्री फॉर एग्जांपल और ये भी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, मान लो ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा 30 माइनस R1, और ये क्या होगा R1, तो ये भी तो यही होगा 30 माइनस R1 और या 30 माइनस R2 और R2 और आपस में इक्वल हो गई है, राइट। तो जब भी एंगल आई एंगल ई के इक्वल होगा तो नेचुरल सी बात है R1 और R2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर हमेशा, देखो रिलेशंस मैंने क्या क्या ड्राइव किए थे। सबसे पहला रिलेशन कुछ ऐसा था कि जो A है वो किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल। क्या इस बात को मैं ये बोल दूँ सीधा सीधा कि ट्वाइस ऑफ R1 इज इक्वल टू A, और R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2। क्या इस बात को ऐसा बोला जा सकता है, डेफिनेटली बोला जा सकता है। सेम वे में अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो एक और मेरे पास रिलेशन है, अभी हमने ये भी प्रूव किया था ना कि I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर डेल्टा की जगह डेल्टा M लिख दूंगा मैं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि I और E आपस में इक्वल है। तो इस बात को ये लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M। तो एंगल I किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस डेल्टा M डिवाइड बाई 2। अब मैंने यहाँ पर बच्चों एंगल I डिफाइन कर लिया, एंगल R1 डिफाइन कर लिया, पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसका यूज करके ही आप प्रिज्म फॉर्मूला निकालोगे। मैंने जो भी कहानी अब तक सुनाई तो प्लीज इसको आप नोट डाउन करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां लिख देता हूं मैं कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो अब देखते हैं बच्चों, अब मैं यहां पर एक कंसेप्ट लगा रहा हूं, यूजिंग स्नेल्स लॉ
एट ए बी इंटरफेस, ठीक है, ए बी। मुझे पता है कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एयर है और यहां पर एन ग्लास है, ठीक है, और मुझे एन ग्लास निकालना है। तो देखो एन एयर, एयर के लिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, एन ए इंटू में साइन आई, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, एन ए इंटू में साइन आई, इट शुड बी इक्वल टू एन जी इंटू में साइन आर वन, ऐसे लिख दो। अब आपको पता है कि मैं ये बात लिख सकता हूं एन जी अपॉन में एन ए, एन जी अपॉन में एन ए, इट शुड बी इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर वन, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ एन जी। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एन ए तो 1 है, एयर से आ रही है लाइट, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस साइन। इस आई की वैल्यू क्या डिफाइन करी है बच्चों, आपने डिफाइन करी है ए प्लस मिनिमम डेविएटिंग एंगल डिवाइड बाय 2 अपॉन में साइन। R1 की वैल्यू क्या डिफाइन करी है आपने, a by 2। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग प्रिज्म फॉर्मूला। अब आपको अगर मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे दूं बच्चों कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है और जो डेविएशन हुई बच्चों वो कितनी हुई, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री हुई। ये फॉर्मूला तभी, अच्छा ये भी लिख लो जरा यहां पर, दिस इज ओनली वैलिड फॉर मिनिमम डेविएशन। ये तभी वैलिड है जब आप मिनिमम डेविएशन का रिजल्ट चेक कर रहे हो। अगर मैं बोलूं आपको कि एंगल ए जो है 60 डिग्री है और जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो 30 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आपको मैंने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया यहाँ पर, सिर्फ ये बोल दिया कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म का जी ये वाला एंगल इतना है 60 डिग्री, और लाइट को जो मिनिमम डेविएट कर सकता है वो 30 डिग्री तक मिनिमम डेविएट कर सकता है, इससे कम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं मिल सकता आपको। इसके बेसिस पर इसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा तो बता दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो साइन ए प्लस डेल्टा यानी कि 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन 60 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा जी सोल्व, कितना आएगा ये, साइन 45 अपॉन में साइन 30, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास या दिस प्रिज्म। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, राइट। तो ये जो मैंने डेरिवेशन कराई बच्चों, ये 3 से 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इस डेरिवेशन के यूजेस समझते हैं और केसेस समझते हैं कि और क्या क्या अपने को पता होना चाहिए, राइट, इस रिजल्ट से इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको डेरिवेशन को शुरू करने के लिए एक रिलेशन ड्राइव किया, आई प्लस ई इट शुड बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। उसके लिए मैंने ये छोटा ट्रायंगल लिया था, फिर बड़ा ट्रायंगल लिया और थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करके रिलेशन प्रूफ कर दिया। फिर मैंने समझा कि लाइट मिनिमम डेविएट कब हो सकती है, लाइट मिनिमम डेविएट तब हो सकती है जब मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। हमने एक फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और ये चेक करा कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते वक्त एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो क्या कम होता है, कम होता है, कम होता है, एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि सबसे कम है और फिर उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ में मुझे ये भी पता लगा कि एक सेम एंगल ऑफ डेविएशन आपको 2 अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिल सकता है, लेकिन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, कि सिर्फ 31 डिग्री पर ही अगर लाइट इंसिडेंट करेगी तो ही आपको 19 डिग्री का मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल सकता है, राइट। तो वो चीज़ मैंने लिखी। फिर उस चीज़ को समझते हुए मैंने कंडीशन भी समझी कि ये तभी पॉसिबल है जब एंगल आई एंगल ई के इक्वल हो जाए, राइट। ये सभी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड है। तो R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन यूज करी, R1 और I को डिफाइन किया और स्नेल्स लॉ लगाकर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाल दिया। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अब एक इसका ना स्पेशल केस कराता हूं। अगर मान लो ये प्रिज्म बहुत थिन होता, अगर प्रिज्म थिन होगा तो यहां पर एक छोटी सी बात लेकर चलो कि वो रिलेशन हमारे पास है एक I प्लस ई माइनस ए इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा। ये रिलेशन हमने अभी पढ़ा है। ये मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है, एक जनरल केस है कि भाई जो हम एंगल को लेंगे वो छोटा लेंगे इस केस में, ठीक है। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं यहां पर तो मुझे समझ आ रहा है कि यहां के लिए देखो म्यू ए साइन आई, अभी हमने लगाया भी था, खैर ये म्यू जी साइन आर के इक्वल होगा,
या मैं ऐसा बोल दूं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आई, अगर एंगल छोटा है तो साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, यानी कि मैं उन एंगल्स की बात कर रहा हूं कि मान लो जो आई है वो लेस देन 10 डिग्री है, तब हम बोल देंगे कि एंगल बहुत छोटा है। अगर 10 डिग्री से कम हो तो साइन आई नियरली इक्वल टू आई, और जो साइन आर है इट इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू आर। ऐसा करने से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, आई इज इक्वल टू म्यू जी आर, राइट। ये बात मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे फ्रेम कर लेता हूँ कि जो आई है वो म्यू जी आर के इक्वल है। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है बच्चों कि ये बात यहाँ तो मैंने लगा दी। अब इस फेस के लिए देखूँ, अगर इस फेस के लिए क्या बनेगा, देखो ये तो ए बी इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा है ना, ऐसे में अगर ए सी इंटरफेस के लिए लगाऊं, ए सी इंटरफेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी इंटू साइन आर टू, इट शुड बी इक्वल टू एन ए साइन ई। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है कि एन जी आर टू किसके इक्वल है, 1 इंटू में ई के इक्वल है। तो आई को मैं म्यू जी आर पुट कर सकता हूं और ई को मैं म्यू जी आर टू पुट कर सकता हूं। पुट कर दो, इसमें डाल दो। जब यहां पर वैल्यू डालोगे तो क्या बन रहा है, देखिए आई की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, R1 है ना यहाँ पर, R1 म्यू जी, म्यू क्या रहूँगा एन जी R1, ई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एन जी R2, राइट। इसमें से माइनस क्या हो रहा है, माइनस ए, और किसके इक्वल है ये, डेल्टा के इक्वल, राइट। ऐसा करने से इसमें से कॉमन क्या आ गया, एन जी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा। अब आपको पता है कि R1 प्लस R2 भी किसके इक्वल थे, हमने प्रूफ करा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो क्या बन जाएगा ये, एन जी ए माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा। तो ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एन जी माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन, नॉट मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का एक ये भी तरीका होगा। अगर प्रिज्म बहुत थिन है तो सारे एंगल क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। ये वाले थिन प्रिज्म बिल्कुल, ये मतलब ऐसा प्रिज्म नहीं, बिल्कुल छोटा सा प्रिज्म है और मोटाई भी नहीं है उसके, रेक्टेंगुलर फेसेस भी एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। इससे मुझे ये पता लगता है कि डजंट मैटर फॉर अ थिन प्रिज्म कि लाइट किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर। ये एनजी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। यहां पर मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूं, की पॉइंट लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पर मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूं। खैर इस डायग्राम को भी हटा ही देता हूं। अब यहां पर मैं की पॉइंट लिख सकता हूं, इफ प्रिज्म इज थिन, डेल्टा डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल आई, कि किस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा का जो फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है वो किस पे क्या मिल रहा है, ए एन जी माइनस 1। इसको मैं अप्लाई कराना सिखाता हूँ आपको, देखो न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसा आता है। तो बच्चों क्वेश्चन देखो जरा, कैसा क्वेश्चन मिलता है इस पर, कैलकुलेट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म इफ इट्स एंगल इज 6 डिग्री। अब ये देखो कि मैं ऐसे प्रिज्म्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे प्रिज्म्स की जिनका ये एंगल बहुत छोटा है, जैसे कि इस प्रिज्म का एंगल कितना है, 6 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.644 है तो डेविएशन कितनी होगी। अब मुझे पता है कि ये एंगल लेस देन 10 डिग्री है, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो डेविएशन है वो ऐसे निकाली जा सकती है, ए एन जी माइनस 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.644 माइनस 1 इंटू में एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि 6 डिग्री। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री इंटू में 0.644, तो ये आंसर आ जाएगा मैं बता देता हूँ 3.864 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको ये देखने को मिलेगी, यानी कि 6 डिग्री अगर प्रिज्म का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, गलती से मेरे 6 डिग्री, तो डेविएशन कितनी मिलेगी आपको, 3.846। अगर यहाँ पर मान लो 6 डिग्री की जगह ये 9 डिग्री होता
तो ये फैक्टर क्या होता 9 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता। ठीक है, तो यानी कि एक थिन प्रिज्म के लिए जो लाइट का डेविएट होना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रिज्म का एंगल कितना है। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लो आप, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे ट्राई। बच्चों आप चाहो तो एक की पॉइंट और लिख सकते हो, एक नहीं इनफैक्ट 2 की पॉइंट। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लाइट को उतना ज़्यादा डेविएट करेगा, जितना कम होगा उतना कम डेविएट करेगा। सपोज यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये एयर है, ये भी एयर होती तो लाइट बिल्कुल सीधा जाती। मैंने इसको अगर वाटर का प्रिज्म बना दिया होता तो लाइट थोड़ा सा डेविएट करती। अब ग्लास का प्रिज्म बना दिया तो लाइट बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लाइट का डेविएशन, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतना ही ज़्यादा लाइट क्या बेंड करेगी, उतना ज़्यादा लाइट डेविएट भी करेगी। आपने ये एक्टिविटी 10th क्लास में पढ़ी होगी बच्चों कि जब भी एक प्रिज्म में एक वाइट लाइट को हम पास करते हैं तो प्रिज्म के दूसरे फेस से 7 कलर का बैंड निकलता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बेंड होने वाली लाइट होती है वो होती है वॉयलेट और सबसे कम डेविएट होती है वो होती है रेड। इस बात से मुझे ये भी पता लगता है ना कि देखो जो रेड कलर है इसकी जो लैम्डा है वो मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम लेकिन डेविएशन मिनिमम। वॉयलेट की लैम्डा मिनिमम है और इसकी जो डेविएशन देखने को मिल रही है वो मैक्सिमम देखने को मिल रही है। तो ये बात भी बोली जा सकती है कि अगर मैं सेम एंगल में सेम एंगल से सेम तरह के प्रिज्म पर अगर एक लाइट रेड कलर की फेंकूं और या एक लाइट ब्लू कलर की फेंकूं तो दोनों का जो डेविएशन है वो अलग अलग होगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ये बात मैंने आपको कहाँ से उठा कर दी है, 10th क्लास की वो एक्टिविटी से, ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये 2 बातें भी लिख लो। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ कि इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे मिलते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने आपका CBSE का एक 5 नंबर का टॉपिक कवर कर दिया है, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार प्रिज्म आ गया। प्रिज्म आ गया तो प्रिज्म के साथ 3 नंबर में प्रिज्म और 2 नंबर के क्वेश्चन। तो बच्चों 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, राइट, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप डेरिवेशन के साथ साथ ही न्यूमेरिकल कर लोगे ऑप्टिक्स के तो आपका बहुत कम चांसेस होंगे कि बोर्ड में भी न्यूमेरिकल कोई गलत होगा, क्योंकि आपके टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अप्लाई करना सीखते हैं कंसेप्ट को जो भी आपने पढ़ा है। अगर एक रे ऑफ लाइट इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में पास करे और मिनिमम डेविएशन सफर करे और कंडीशन दे रखी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 3/4 टाइम्स है एंगल ऑफ प्रिज्म के, तो मैं एक बार ना बातें लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक तो यहाँ पर डेल्टा एम भी है, ठीक है, मिनिमम डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन का केस मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है मेरे लिए। और मुझे ये बोल रखा है कि जो एंगल आई है वो 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ए है, यानी कि 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ए कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म में आपके पास 60 के 3 एंगल बन रहे होंगे। तो एंगल आई कितना आ गया यहाँ पर बच्चों आपके पास 45 डिग्री। मिनिमम डेविएशन में आपको मैंने लिखवाया था कि जो आर है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, a/2 के इक्वल। R1 + R2, R1 R2 आपस में इक्वल थे, रिलेशन क्या था, R = a/2। चेक करो जरा भी डेरिवेशन। और मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट ग्लास या प्रिज्म क्या होगा, sin I/sin R के इक्वल। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपसे ये पूछा है कि प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड बताओ, लेकिन जब तक आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं जानोगे तब तक आप लाइट की स्पीड कैसे बताओगे। इसलिए आपके लिए अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना जरूरी है, तो वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा sin I, यानी कि sin 45 डिग्री अपॉन में sin R, R कितना आ रहा है, अरे यार a/2 आ रहा है, तो a कितना है, a है 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा sin 60 / 2। R को मैं a/2 लिख सकता हूँ 60 / 2 डिग्री। तो इससे पता लगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो कितना आया, sin 45 डिग्री अपॉन में sin 30 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब 1/√2 और 30 का मतलब 1/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट प्रिज्म कितना आ गया बच्चों, √2। अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट प्रिज्म क्या होगी, तो आपको पता ही है कि V = क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट मीडियम। तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, दैट्स वाई यहाँ पर आपके फेस पे भी ऐसी स्माइल आ जाएगी जब इसको आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे, क्योंकि आपको आता होगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट, दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। तो आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसा होगा 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऐसा
अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, तो भाई यहाँ पर भी एक ही एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया इस बार तो जी, लो कितना है √3 है। आपको बोला कि अगर लाइट बेस के पैरेलल मूव कर जाए तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। बेस के पैरेलल मूव कर जाए तो यानी कि क्या हुआ, ये मिनिमम डेविएशन का केस हुआ। आपसे ये पूछा कि एंगल आई निकाल लो, तो यार निकाल देते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है। देखो आपको पता है कि ये वाली कंडीशन देखिए, अगर आर किसके इक्वल होगा, a/2 के इक्वल होगा, तो आर a/2 के इक्वल है तो कितनी वैल्यू होगी 30 डिग्री। मुझे पता है कि एन जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन में साइन आर, है ना, स्नेल्स लॉ से सीधा सीधा लिख रहा हूँ, स्नेल्स लॉ से यही आएगा सोल्व करके, एन जी बाई एन ए इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, और एयर से जा रही है तो यार ऑब्वियसली क्या होगा 1 होगा। तो एन जी की वैल्यू कितनी इस बार √3, साइन आई निकालना है, निकाल देंगे यार। साइन आर कितना है, साइन आर कितना है, साइन आर 30 डिग्री, राइट। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो क्या वैल्यू आएगी, देखे ये बन जाएगा कुछ ऐसा, √3 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन आई, √3 साइन 30 कितना होता है 1/2, तो आंसर क्या आ गया √3/2 इक्वल्स टू साइन आई, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि जब साइन 60 होता है तभी वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्रिज्म के क्वेश्चंस को और आगे तक लेकर चलते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। जब भी आप इस क्वेश्चन को अभी करोगे और बोर्ड एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो आपके फेस पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा, वाओ, ये वाओ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो आप एक बार। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at angle 60 degree at one face of prism having prism angle 30 degree and emergent ray makes 30 degree angle with incident ray, ये इंफॉर्मेशन है। आपको बताना है कि एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा प्रिज्म का, और उस प्रिज्म में स्पीड की लाइट क्या होगी। तो इसको एक बार हम फ्रेम करते हैं और आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए जरा। मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं प्रिज्म ऐसे बनाता हूं, ये कोई एक लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पर ये नॉर्मल और इसके बीच का एंगल दे रखा है, इंसिडेंट कितने पे हो रही है 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है बच्चों 30 डिग्री, लाइट कुछ ऐसे गई और यहाँ पर कुछ ऐसा बोल दिया कि जो यहाँ से डेविएशन है कुछ ऐसे, ये 30 डिग्री है, यानी कि दिस इज योर इंसिडेंट रे जिसको मैं आगे ट्रेस कर रहा हूँ, और दिस इज योर एमर्जेंट रे, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो 30 डिग्री दे रखा है ना, ये डेल्टा दे रखा है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ये भी बोल सकते हैं हम, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाह रही थी, तो उसके बीच का एंगल ये डेल्टा, इसको ये भी डेफिनेशन से आप समझ सकते हो। तो डेल्टा की वैल्यू दे दी बच्चों कितनी 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना दे दिया आपको 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया आपको 60 डिग्री। आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ एमर्जेंस बताओ, तो ये तो बहुत आसान बन जाती है प्रॉब्लम। अगर मुझे ये रिलेशन बताओ कि हमेशा जो ए प्लस डेविएशन एंगल है वो किसके इक्वल होता है, आई प्लस ई के इक्वल, ये रिलेशन मैंने अभी डेरिवेशन में किया था। तो यहाँ पर अगर मैं इस ए एंगल को देखूँ तो कितना दे रखा है 30 डिग्री, डेविएशन एंगल कितना है बच्चों, डेविएशन एंगल ये रहा, ये भी 30 डिग्री दे रखा है, एंगल आई कितना दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होगा, ओ भाई साहब ये तो आ गया 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस ई। अब ई की वैल्यू 0 आ गई है, तो अब आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, ई की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती। देखो ई की वैल्यू 0 आने का मतलब समझते हो क्या। अब आप बोलोगे सर ये तो मिनिमम डेविएशन वाला केस हो गया, नहीं जी वो भी नहीं है ये केस, मिनिमम डेविएशन नहीं हो सकता ई की वैल्यू 0 का मतलब। अगर मिनिमम डेविएशन होता तो ई की वैल्यू भी 60 डिग्री आती, आई इज इक्वल टू ई होता। ई की वैल्यू 0 आने का मतलब पता है क्या है, ई की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि जो लाइट यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करी, ये नॉर्मल बनाया आपने, ये एंगल 60 डिग्री, इसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन नहीं गई ऐसे, उसकी मर्जी, ये क्या है 30 डिग्री, और ये लाइट गई कुछ ऐसे, और इस सरफेस के साथ जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इस सरफेस के साथ जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ,
राइट। ये कुछ ऐसे समझो आप, यहाँ पर ये नॉर्मल बना दिया, अपने नॉर्मल को थोड़ा सही तरह से बनाता हूँ ऐसे। इसका ये मतलब हुआ कुछ ऐसी कंडीशन मिली है आपको, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर। अब इस इंटरफेस पे यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, यानी कि लाइट आई ऐसे और ये नॉर्मल के साथ ही ऐसे चली गई। अगर ये वाली रे नॉर्मल के साथ ही जाएगी तभी तो इस केस में आपको ई की वैल्यू 0 मिलेगी। ये लाइट आई और नॉर्मल के साथ ही ऐसे चली गई। तो जब भी लाइट रे नॉर्मली पास होगी इस फेस से, तो मैं बोलूंगा कि जो यहां पर इस एमर्जेंट रे का जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ वो 0 बन रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ। ये बात कुछ ऐसी समझ आ रही है मुझे कि अगर मैं बोलूँ कि ये ग्लास स्लैब है बच्चों, और लाइट ऐसे गई और ऐसे एंटर होकर ऐसे बाहर निकल गई, तो आप मुझे बोलोगे कि एंगल आई बताओ, तो मैं बोलूँगा 0। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या कोइंसाइड कर रहे हैं भाई, एक ही पॉइंट पर है, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 0। तो ई की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो आपने नॉर्मल ड्रॉ करा है, लाइट नॉर्मल के लॉन्ग चली गई। इसको जल्दी से ई की वैल्यू 0 को नोट डाउन करो, राइट। तो मेरे हिसाब से ना ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बनना चाहिए। देखो ये एंगल हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, लेकिन ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो सबसे पहले तो इसको 30 डिग्री जैसा बनाओ, ये 30 डिग्री हो गया। ये रे जा रही है ऐसे, इसको 60 डिग्री जैसा दिखाओ। ये नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, ये 60 डिग्री नजर आ रहा है। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ पर लाइट गई थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ये भी थोड़ा सा, इसको थोड़ा सेटिंग से बनाता हूँ मैं। देखो ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे। ये एंगल 30 डिग्री अगर डायग्राम आपने बनाना हो, लाइट ऐसे आई ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, कुछ नॉर्मल ऐसे बनेगा, लाइट ऐसे गई और ऐसे सीधी निकल गई, राइट। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल अभी भी थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, क्योंकि जो मैं नॉर्मल बनाऊंगा नॉर्मल कुछ ऐसे जाना चाहिए, राइट, ऐसे। मतलब कहने का मतलब इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको सही से बनाना है। एक्चुअल में इसके लिए मुझे ना स्केल और मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, अभी मैं स्केल का अरेंज करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखो बच्चों कुछ ऐसे बनना था। ये आई इंसिडेंट रे 60 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल, लाइट ने जाना था ऐसे, लेकिन लाइट जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई वो ऐसे निकल गई अलोंग द नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पर, और इसके साथ क्या चलेगी? एमर्जेंट रे। तो एमर्जेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। तो दिस इज द डायग्राम। ई का मतलब 0 का मतलब ये है कि लाइट नॉर्मल के लॉन्ग चली गई, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला जा सकता है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो जैसे कि आपने ई इक्वल टू 0 निकाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखो अगर यहाँ पर मैं देखूँ टेक्निकली, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, और मुझे क्या निकालना है? एन निकालना है, तो निकाला जा सकता है। लो एन की वैल्यू क्या होगी? साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल। देखो ना ये जो एंगल है ये तो डेविएशन एंगल हो गया, मुझे साइन आर निकालना है। तो साइन आर क्या होगा? देखो साइन आर भी निकाला जा सकता है। मुझे पता है कि R1 प्लस R2 जो होता है वो ए के इक्वल होता है। अब R2 अगर ई 0 है, देखो यहाँ पर अगर ई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा? 0 होगा, है ना। ई अगर 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एमर्जेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ ये वाला इंसिडेंस भी क्या होगा? 0 होगा। देखो लाइट जिस एंगल से गिरी उसी एंगल से सीधा निकल गई, तो यानी कि R1 कितना आ जाएगा? एंगल ए के इक्वल, है ना। R1 प्लस 0 इज इक्वल टू ए, और ए कितना है? 30 डिग्री। तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? ये भी 30 डिग्री आएगा, इसका मतलब, है ना। तभी तो ये वर्टिकल अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है, साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो NaNg
एन ए इंटू में साइन 60 इज इक्वल टू एन जी इज इक्वल टू एन जी इंटू में साइन 30, तब भी आपको ये मिलेगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, साइन 30 कितना होगा 1/2। तो इससे पता लगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्लास का, इसका वो कितना आएगा √3, राइट। तो दूसरी बात भी मैंने निकाल दी यहाँ पर। फिर आपसे पूछा कि ये बताओ कि इस प्रिज्म में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट भी निकालना आसान है यार, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3। तो सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये बचेगी √3 इंटू में √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय √3। सोल्व कर लेना, यह आएगा सोल्व करके 1.73 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और प्रिज्म पे इससे बाहर कुछ नहीं है भाई, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट ऐसे क्वेश्चंस। आपको बस यहाँ पर लॉजिकल ये समझना है कि ई का मतलब 0, E0 का मतलब क्या है कि लाइट नॉर्मल के अलोंग चली गई ऐसे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, एक वाव क्वेश्चन है ये भी। दिस इज अ वाव क्वेश्चन, सीबी क्या हुआ हमारा आज का। क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर इसको हम नहीं, इसको आप करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। अगर एक लाइट रे ए बी फेस पर इंसिडेंट हो और ये इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो लाइट रे कोई ऐसे इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन और ये एंगल आई, ये भी एंगल आपको पता है, ये भी एंगल पता है और ये भी एंगल पता है, इस इंफॉर्मेशन में भी सब कुछ छुपा हुआ है। और लाइट सफर करती है मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, यानी कि आपको मिनिमम डेविएटिंग एंगल भी दे दिया 30 डिग्री। आपको बताना है कि इस प्रिज्म में लाइट की स्पीड क्या होगी। ये है आपका पहला क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन पे, कि लाइट एक पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट हुई ए बी फेस पर और मिनिमम डेविएशन दिखा है 30 डिग्री का, और एंगल जो आपको प्रिज्म का वो खुद से ही पता करना है कि क्या है, और आपको ये बताना है कि इस प्रिज्म में लाइट की स्पीड कितनी होगी। और सबसे मजे की बात, एक सेकंड इसमें ही सीबी क्या बनाकर दे रहा हूँ, आपको वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है ए बी पर, मतलब ये आई की वैल्यू बताओ कि क्या हो अगर लाइट यहां पर जब टकराए इस फेस पर तो इसके अलोंग ऐसे निकल जाए, इट ग्रेजेस अलोंग एसी, मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी लाइट यहां टकराए लेकिन सरफेस के साथ ही निकल जाए। अब ये कंसेप्ट लगाना है आपने पिछले लेक्चर वाला TIR वाला, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिस पर एंगल E 90 डिग्री बन जाए, हिंट दे दिया आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना बच्चों, और आज के कंसेप्ट को यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। अब जितना भी मैंने आपको करा दिया उसके बेसिस पर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, आपको भी मिल जाएगी। क्वांटम अकेडमी की ऐप पर असाइनमेंट अवेलेबल होगी। अगर आप इस चैनल से नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म के जरिए, क्वांटम अकेडमी की हमारी खुद की ऐप है प्ले स्टोर पर, क्वांटम अकेडमी फाउंडेशन के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आप फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो आज लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों। इस वीडियो को एंड तक देखना, नोट्स अच्छे से बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले लेक्चर को भी साथ साथ रिकॉल करते रहना। ऑप्टिक्स में जैसे जैसे सफ़र आगे जाएगा तो आप ये देखोगे कि जो ऑप्टिक्स के नोट्स है वो सबसे ज़्यादा पेजेस के आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो वेट करना असाइनमेंट का, असाइनमेंट आपको विदिन 24 आवर ऑफ डिलीवरिंग दिस लेक्चर मिल जाएगी, और उसको फिर हम आगे मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।